बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से स्क्वाड को हतमी शक्ल जो है वो देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और इसमें हमने देखा कि सलमान अली आगा जो कि कप्तान है, माइक हेसन और सिलेक्शन कमेटी के अरकान जो है अब मिलकर मुमकिन 15 रुकनी फहरिस्त जो है वो तैयार तो कर ली गई है। और उसमें हमें पता है कि गालिबन कौन कौन से प्लेयर्स होंगे। यही श्रीलंकन टूर्स वाले और या फिर वो जो BBL खेल रहे हैं और या फिर इधर जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है उसमें शमूलियत कर रहे थे। तो वो लोग जो हैं उनको कंसीडर किया जाएगा। तो इस पर मुशावरत होनी है और इसके बाद जनाब ये ऐलान कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इसका अप्रूवल देंगे और ऐलान कर दिया जाएगा। इसको डिस्कस करते हैं कि इन 15 रुकनी स्क्वाड में कौन कौन से नाम शामिल हो सकते हैं। ये जिनकी अभी रिसेंटली एंट्री हुई है डेफिनेटली वो भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ जनाब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आज की तारीख तक यानी कि 13 जनवरी तक भी ICC की मेल का इंतज़ार है कि उनको कोई रिस्पांस दे दिया जाए। जो उन्होंने मुद्दा उठाया हुआ है कि हमें सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, हम भारत में जाकर अपने मैचेस जो कि 4 मैचेस वहाँ पर हम नहीं खेल सकते। उन्होंने कहा कि या तो श्रीलंका में करवाए जाएंगे या दुबई में करवाए जाएंगे या फिर पाकिस्तान ने एक ऑफ़र दी हुई है कि पाकिस्तान के ग्राउंड्स जो हैं वो रेडी हैं, आप यहाँ पर मैचेस करवा सकते हैं। इसके अलावा PSL के वाले से आपको पता है कि 8 टीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। और पहले ये खबरें थी कि मुल्तान सुल्तान को इस साल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद ऑपरेट करेगा, खुद रन करेगा। लेकिन पैसा देखकर जनाब जो है मुंह में रालें टपकने लगी हैं PCB के। उन्होंने कहा कि मुल्तान सुल्तान को भी नीलामी करते हैं इसकी, क्योंकि 185 करोड़ रुपए की सियालकोट की टीम जो है वो उस बिड में उसकी कीमत लगी। इससे पहले 175 करोड़ में हैदराबाद के नाम से टीम की एंट्री हुई। तो इस तरह से अब मुल्तान को भी जनाब उसकी नीलामी का भी कह दिया गया है और ये जो है उसकी डेट भी अभी बहुत जल्द सामने आ जाएगी कि मुल्तान की नीलामी कब हो रही है। इस सारी सूरत पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट शाहनवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है अहमद सईद साहब ने। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। बहुत शुक्रिया। राणा साहब, T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड की बातें हो रही हैं। ये वही 15 रुकनी होगा जो गालिबन ये श्रीलंका टूर में है। इसमें जो एक्स्ट्राज में आए थे जिनको चांस दिया गया था उनको निकाल के वापस वही पुराने चेहरों को लाया जाएगा जो हारिस रऊफ की शक्ल में हो जाएं, बाबर आजम की शक्ल में हो जाएं, शाहीन शाह अफरीदी अगर फिट होते हैं तो वो भी वापस आ जाए, नसीम शाह ऑलरेडी आ गए हैं। तो मेरे ख्याल नए टैलेंट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। उन्हें पता है कि जब तक ये नाम बैठे हैं आप जो मर्जी कर रहे हैं, इन्होंने ही बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, हमारी दाल नहीं गलने वाली। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा हमजा आपने और बिल्कुल आपने एक कम लफ्जों के अंदर बेहतरीन तज्जिया किया कि जब आपने करना ही ऐसा है तो फिर वो लड़के के जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जिनके लिए उम्मीद कौम कर रही थी कि ये लड़के अब टीम में शामिल हो जाएंगे, अगर वो नहीं होंगे तो यकीनी तौर पे बददिल होना तो बनता है उनका कि इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर ये नहले ही जो है ये टीम का हिस्सा बनते हैं तो फिर वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन ये कि अब क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर। और ऑलमोस्ट 15 रुकनी टीम जो है वो कंफर्म हो चुकी है और इसका तो इजहार आज से हफ्ते 15 दिन पहले जो था माइक हैसन ने भी कर दिया था कि 15 रुकनी टीम जो है हमने 15 खिलाड़ी जो है वो निकाल लिए हैं, बस ऐलान करना है बाकी। तो आप देखें कि होता क्या है। लेकिन मेरा ख्याल यही है और जो आपने भी फरमाया कि वो जो टीम श्रीलंका खेली है ऑलमोस्ट तमाम लड़के इसके अंदर वही होंगे और इसके अंदर कोई इतनी बड़ी तब्दीली जो है वो होती नजर नहीं आ रही। बाकी ये कि जिन खिलाड़ियों का आपने जैसे बाबर आजम जिन्होंने बिग बैश के अंदर रन्स के ढेर लगा दिए वो भी टीम के अंदर शामिल है। फिर शाहीन अफरीदी जिन्होंने विकेट लेकर बिग बैश का रिकॉर्ड कायम कर दिया वो भी टीम में शामिल है, ठीक है ना। और इसके अलावा हारिस रऊफ ने तो चलो खैर कुछ थोड़ा सा वहाँ दिखाया है, तो अपने जौहर दिखाए हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलियन विकेटों का और भारत की विकेटों का बड़ा फर्क है या श्रीलंका की विकेटों का बड़ा फर्क है। फिर नसीम शाह भी है उसके अंदर। तो मतलब ये सारे वही लोग हैं कि जो जिनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि शायद इनकी रिप्लेसमेंट जो है वो अब आएगी और वो खिलाड़ी के जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है वो देखिए ना, सुफियान मुकीम का क्या कसूर है, वो टीम से बाहर, ठीक है ना। उस्मान एक नए स्टाइल के बॉलर वो आए, उनको हालांकि उन्हें खिला देना चाहिए था इसलिए कि इन तमाम को अबरार वगैरह को, इन तमाम स्पिनर्स को तो सारी दुनिया के खिलाड़ी खेल चुके हैं और उस्मान जो है वो जरा एक नए स्टाइल के बॉलर थे
वो बाकी लोगों के लिए मुश्किल थे कि वो क्या करते हैं और कैसे अंदर आ जाता है उनका, कैसे बाहर चला जाता है। वो एक ट्रम्प कार्ड के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकते थे, वो भी जो है टीम से तकरीबन बाहर ही है, क्योंकि अगर उन्हें एक्स्ट्रास के अंदर रखा जाता है तो फिर बड़ा मसाइल होते हैं, कोई खिलाड़ी अनफिट होगा तभी जाएंगे, और ऐसा होता नहीं है ऑलमोस्ट। तो ये सारी चीजें हैं, हमें नताइज से ज्यादा जो है वो अपने ताल्लुकात की फिक्र रहती है कि नतीजा तो जो भी कुछ होगा, हमें हारने की तो वैसे ही आदत हो गई है, कौम जो है वैसे ही अपना सब्र कर लेती है बेचारी आंसू बहाकर, लेकिन उनके जाती ताल्लुकात तो नहीं ना खराब होने चाहिए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि खिलाड़ी जो है उनमें भी कोई जिसको कहना चाहिए कि इखलाकी कदरें खत्म हो गई है। भाई आपसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपको इतना सर पे चढ़ाया गया बिग बैश के अंदर, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो था ये सारा कुछ किया गया, और महसूस होता था कि ये मैनेज किया जा रहा है, ये सब कुछ बनाया जा रहा है। आपसे फिर कख नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप ये कहने पे तैयार नहीं कि भाई मैं रेस्ट करता हूँ, मैं अपनी फॉर्म में वापस आऊंगा तो टीम में वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ होता नजर नहीं आता, और ना ही हमें शायद इस तरह की तालीम दी जाती है। लिहाजा ये है कि बस ठीक है, अब हम सिर्फ दुआ कर सकती है कौम, और वो दुआ करेगी। बिल्कुल अहमद सईद साहब, फिर दुआ ही कर लें, क्या कहते हैं? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि ये जो वर्ल्ड कप स्क्वाड की बात हो रही है, 15 रुकनी स्क्वाड की, मतलब बात तो आपने कर दी है कि पहले से चूँकि जहन बने होते हैं, जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं उनके मुताबिक टीम बनानी होती है। ये तो बाकी बातें होती हैं कि हमने इसको भी चांस दिया, इसको भी चांस दिया, इसको भी हमने खिलाया, इसको भी हमने ट्राई किया, ये भी हमारा ट्रम्प कार्ड है, इसका एक्शन इस तरह का है, ये बड़ा मतलब डिसीविंग हो सकता है। तो पिछले जो 1.5 साल की अगर मैं आपके सामने ट्रेल रखूँ, कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको पाकिस्तान की इस टीम के अंदर एडजस्ट होने दिया गया है? सुफियान मुकीम का अक्सर नाम लिया जाता है। आकिफ जावेद न्यूजीलैंड में गया, उसने उन पिचेस के ऊपर बॉलिंग की जहां फास्ट बॉलर्स के लिए बॉलिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, ग्राउंड भी छोटे होते हैं। वहां पर उनके कंपैरेटिवली थोड़े बेहतर नंबर थे बाकी जो हमारे सो कॉल्ड प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं उनसे, वो भी चले गए। सलमान मिर्जा है, उनको आपने ऑन एंड ऑफ रखा, वो जब आकर परफॉर्मेंस देते हैं आप उसे बाहर कर देते हैं। अच्छा। अबरार अहमद को मुस्तकिल चांस नहीं मिल रहा, उस्मान तारिक को मुस्तकिल चांस नहीं मिल रहा, इसलिए कि आपने अपनी फहरिस्त को जरा ब्रेक लेना है साहब, मुझे जरा अजान ब्रेक लेनी है, अजान ब्रेक पे आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड के हवाले से, जो कि वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से स्क्वाड अनाउंस करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले अहमद सईद साहब, एक फहरिस्त आपने सामने रखी थी कि आखिर कब हमने किसका हक नहीं मारा, जो डिजर्व करते थे। आखिर कब ऐसा हुआ कि डिजर्विंग प्लेयर को हमने टीम में रखा, स्क्वाड में रखा, जो डिजर्व नहीं करते थे उनको बाहर निकाला? ऐसी कोई नज़ीर रिसेंट पास्ट में हमें नहीं मिलती। देखिए, इसमें जाहिर है कि अब मैं नाम तो काफ़ी सारे गिनवा दिए हैं, हमारे सीनियर दोस्तों ने ज्वाइन कर लिया है, मैं इसको कंप्लीट करता हूँ मुख्तसर। मुझे सिर्फ एक बात जो है ना, वो अभी तक उसका जवाब नहीं मिल पाया कि हांगकॉन्ग सिक्सिस वाली पूरी टीम में से सिर्फ एक ख्वाजा नाफे जो है वो टीम में आ गया है, लेकिन अब्बास अफरीदी पाकिस्तान की टीम में नहीं आया, जो कि कप्तान भी था, उसने परफॉर्म भी किया, पाकिस्तान टीम में पहले खेल भी चुका है, फ्रेंचाइज में भी खेल चुका है। तो भाई अगर तो आपने अपने कोई स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं टीम सेलेक्ट करने के, तो वो ज़रा कॉम से डिस्कस करें, वो शेयर करें, लेकिन वो रास्ता तो आपने बंद कर दिया, क्योंकि अब आप साफियों को ब्रीफिंग नहीं देते, वो साफी आपको पसंद नहीं है जो आपसे आकर सवाल पूछते हैं। तो फिर आप ऐसा किया करें कि एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया करें और उसमें बता दिया करें कि ये वो क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक हमने इस टीम को बनाया, ताकि कोई सवाल ना करे, और उसके नीचे लिख दिया करें कि इसके ऊपर सवाल नहीं करना, बस यही 15 हैं जिसमें से हमने ये 11 खिलाने हैं। अब अगर बाबर आजम इस पाकिस्तान की इस टीम में आते हैं तो क्या बाबर आजम और सलमान अली आगा एक ही टीम में खेलेंगे? कोई इसकी सेंस बनती है इस T20 क्रिकेट में? और ये वो मुल्क है जहां पर सबसे ज्यादा शोर डाला गया है स्ट्राइक रेट का, जहां पर सबसे ज्यादा शोर डाला गया है मॉडर्न डे क्रिकेट का, जहां पर सबसे ज्यादा शोर डाला गया था इंटेंट का। तो ये सारी बातें, ये सारे जो आपने वो तैयार किए हुए हैं अपने इर्द गिर्द लोग, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कुछ सेंस बना रही हैं नहीं बना रही हैं, लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी टीम की 15 रुकनी टीम के बारे में आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस बात के ऊपर एम्फेसाइज करते हैं हमेशा कि माइक हेसन ने टीम बनाई है, माइक हेसन कोई टीम नहीं बनाते। माइक हेसन के पास एक शीट के ऊपर लिखे हुए नाम आते हैं जिनमें से उनको सिर्फ इतना इख्तियार हासिल है कि उन्होंने उसके ऊपर साइन करके उस शीट को जो है वो आगे पास कर देना। टीम कहीं और से बनती है, वो आपको पता है, वो हमें पता है। इरफान ज़हीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, थैंक यू हमजा। इरफान भाई, बार बार अहमद सईद साहब ये कहते हैं कि माइक हेसन के बस का काम नहीं, उनके पास एक शीट आती है तो वो खाना पूरी कर देते हैं, वो साइन कर देते हैं और वो टीम बन जाती है और उनका नाम लग जाता है। क्या ऐसी बात है कि अंदर की खबर है कि ऑलरेडी सिलेक्शन कहीं और हो जाती है, माइक हेसन से सिर्फ साइन करवाने के लिए भेजते हैं?
नहीं, मैं बड़ी इज्जत के साथ इससे इख्तलाफ करूंगा जी। ये टीम जो बनाई जा रही है पाकिस्तान की 6-7 मंथ से, ये माइक हैसन ही बना रहे हैं। अच्छा। और पहले जो 25 का था लॉट ये देते हैं 25 का, मैं और आप क्या पूरा पाकिस्तान भी बनाएगा 25 का लॉट, तो सारे समहाउ सेम ही बना देंगे। शायद हमारे पास पूरी शायद 25 का है, और जो 25 टीम बनती है वो माइक हैसन ही बना रहा है। और उसमें थोड़ा बहुत आप कुछ पॉइंट का कह लें कि इंटरेक्शन कह लें, आगा का उसमें इंक्लूजन होती है, बाकी सब माइक हैसन बना रहा है। अभी किसी की इस टाइम जरूरत नहीं है कि उसमें कोई मुदाखलत करे, कोई अपनी इंटरवेंशन करे, ये सारी बातें ही है मैच। क्योंकि माइक हैसन को आपने पहले ये आपने गैरी क्रिस्टन को भी रोल दिया, फिर आपने गिलेस्पी को भी दिया, और आप फिर उनसे नाराज हो गए, और आप ग्रेजुअली देखा कि यही रोल आपने माइक हैसन को भी दे दिया है। और शायद उसी की रीजन है, उसी की कड़ी है कि किसी के अंदर इतनी करेज नहीं है। शायद मैंने पहले भी आपके शो में ये बात की थी, इसी वजह से चीफ सेलेक्टर भी अपॉइंट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ऑल आर डमी। और पहले जो कोच थे माइक हैसन से पहले आकिब भाई, आकिब जावेद साहब, वो सिलेक्ट करते थे, किसी की जरूरत नहीं थी उसको चेंज करते। तो ये समहाउ हमारी ट्रेडिशन बन चुकी है कि माइट इज राइट, जो कोच है वही सब कुछ करता है, उसी के पास सारा कंट्रोल होता है। और ये मिकी आर्थर, मिसबाह उल हक, ये अभी की नहीं है रवैसे, उसी टाइम की चलती आ रही है। हाँ, दरमियान बाबर आजम जरूर एक ऐसे आपको कैप्टन मिले थे कि जिसके पास ये कंट्रोल आ गया था। अदरवाइज तो ये शुरू से यही होता आ रहा है कि आपके कोचेस इतने पावरफुल होते हैं नॉर्मली कि वो सारे के सारे डिसीजन खुद लेते हैं, खुद ही बनाते हैं। तो ये मुझे तो उसमें 1% डाउट नहीं है, और जो मेरे सोर्सेज भी मुझे बताते हैं कि ये सारी जो टीम है, और माइक हैसन खुद भी 1-2 दफा इसका वो इतराफ कर चुके हैं। उन्होंने 2-3 दफा ये कहा है कि जो 15-25 की टीम है वो देते हैं, और हम जो 15 वो हम लोग बनाते हैं। तो कप्तान की इसमें कोई इतनी कैपेसिटी है नहीं, इतनी कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं है, बहुत माइनर सा रोल है, बाकी सब जो है वो कोच माइक हैसन का है। तो दूसरी आप बात कर रहे थे इसमें कौन से लड़के होने चाहिए कौन से नहीं, आई गेस ये पूरा पाकिस्तान कर चुका, बात हम भी करते हैं, फिर एक दफा कर देते हैं। इस टीम में हर सूरत में सुफियान होना चाहिए था, अहमद दानियाल मस्ट होना चाहिए था। फिर इसी तरह आप अगर फर्दर मोर अगर करें तो बैटिंग के अंदर बेंच स्ट्रेंथ को देखना है, तो आपने अब्दुल समद को डाला। ये भी मैंने आपके शो में ब्रेक किया था कि अब्दुल समद आएगा, ना इरफान खान न्याजी आएगा, ना हसन नवाज होगा, और आप देख लें ये अब्दुल समद ही आया। बट अब्दुल समद को अगर रखना है तो उसको कोई एक मैच तो खिलाते, कहीं तो उसको कॉन्फिडेंस देते, उसको चेक करते। बट अगर आपको ये भी नहीं आइडिया तो फिर उस मास सदाकत का क्या कसूर था जिसने हर जगह पे रन करके आपको परफॉर्म करके दिया। और वो 3 in 1 है, जैसे नवाज की यूटिलिटी है इसी तरह का प्लेयर है। देखिए मुझे बहुत ज्यादा इख्तलाफ है फहीम अशरफ की इंक्लूजन से, क्योंकि किसी मैच में बैटिंग मिलती है, किसी में बॉलिंग मिलती है, दोनों काम कटे कभी किए ही नहीं उन्होंने, याद ही नहीं पड़ता। फिर आप होता है कि एक दफा बॉलर आउट करता है, एक होता है आउट हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली जब आप उनकी बॉलिंग देखते हैं तो उन्होंने आउट जरूर किए हैं, वो आउट हुए हैं, आउट किए नहीं गए। अहमद दानियाल जिस तरह सुपर वो आपको परफॉर्म करके दिया राइजिंग स्टार एशिया कप के अंदर, उसने आउट किए, उसने सुपर ओवर मांगा, वो डिलीवर करके दिया। तो ये जो करने वाला होता है और हो जाना, इसमें इंटायरली बहुत डिफरेंस है। ये बहुत बड़ी एक बड़ी क्लियर लाइन है इसके दरमियान। तो आपको वो प्लेयर चाहिए जिनके अंदर एबिलिटी हो, जिनके अंदर टैलेंट हो, जिनके अंदर स्किल लेवल हो। ये खुदारा इस सर्विस से बाहर निकले। और मैं नाम तो नहीं कोट कर सकता, मैंने बोर्ड के भी 1-2 बंदों से ये बात की जो समहाउ लोग समझते हैं कि शायद ये मैनेजमेंट का पार्ट है और ये सब कुछ है, उनसे भी ये मैंने रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे प्लेयरों को सेलेक्ट किया करें जो परफॉर्म करते हैं, जिनके अंदर वो देखिए एक वेनम होना चाहिए एक प्लेयर के अंदर, जिसको लेके जब आपकी ओपोजिशन देखे तो उसको एक थ्रेट आए। आप मुझे बताएं क्या आपको किसी भी ओपोजिशन को फहीम अशरफ से क्या थ्रेट होगा? आप खुद बता दें, आप भी क्रिकेट को कवर कर रहे हैं काफी टाइम से। इसी तरह हारिस रऊफ को क्या थ्रेट आपको फील होता है? तो ये अनफॉर्चुनेटली हम कैरी करते चले जा रहे हैं। अब आपने उस्मान तारिक को वेपन रखा, उसको नहीं खिला के चेक करते। कोई लॉजिक, कोई सेंस किसी चीजों की समझ ही नहीं आती। अच्छा इरफान भाई, आपके माशाल्लाह काफी सोर्सेज हैं। बाबर आजम अगर पाकिस्तान की इस 15 अपनी टीम में आते हैं तो आपके ख्याल में क्या वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे? जिस तरह से पाकिस्तान की टीम में सलमान अली आगा भी इस टीम में फिट इन हो रहे हैं, और फिर सलमान अली आगा के साथ अगर उस तरह का ही एक और बैट्समैन बाबर आजम टीम में आता है पाकिस्तान की, तो फिर बाबर रिजवान की जोड़ी को तब्दील क्यों किया गया था अगर इस तरह काम ही करने हैं तो? देखिए उसमें एक पॉजिटिव चीज अहमद मुझे जो नजर आई है ना, वो ये नजर आई है कि आगा ने जिस तरह की इनिंग्स लास्ट मैच में खेल छोड़ी है, ये क्रिटिसिज्म तो पिछले मैच से पहले अगर बात करें तो 100% आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। लेकिन देखिए जब कोई प्लेयर अपनी उस रविश को चेंज करने की या इवॉल्व होने की कोशिश करता है तो हमें उसे एक्नॉलेज भी करना चाहिए। मैं तो एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि उसे एज ए कैप्टन अपनी जो इंटेंट की, चाहे सिनेरियो ऐसा बन गया था, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, चले उसने कोशिश तो की,
बाबर रिजवान ने कब कोशिश की, किसी मैच के अंदर भी उन्होंने क्या इस तरह की कभी अपनी कैरियर के अंदर हमें वो आउटकम दिखाने की कोशिश की। T20 के अंदर हमें तो बताया गया जी ग्राउंडेड शॉट ही मारनी है, एंकर का रोल ही खेलना है, ये भी एंकर के रोल में ही थे। तो जब इनको लगा कि नहीं अब टीम की रिक्वायरमेंट है, तो अगर एटलीस्ट तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है सलमान अली आगा ने ट्राई किया एटलीस्ट, और इससे कबल जो बड़े नाम थे वो ट्राई तक नहीं करते थे। तो राना साहब जरा वापस मैं सिलेक्शन की तरफ आता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जनाब आकिब जावेद साहब ऑल्दो अभी वो डायरेक्टली उस तरह से सिलेक्शन कमेटी खुलकर सामने नहीं आते, बताते नहीं है कि जनाब सिलेक्शन कमेटी के हेड वही हैं। खबरें यही हैं कि बनाते आकिब जावेद साहब ही हैं, माइक हैसन को एग्री करना पड़ता है उनके साथ, और अगर वो एग्री नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं होता, फिर भी वही प्लेयर जाते हैं जो आकिब जावेद साहब। तो सर आप भी इतना अरसा इस सिस्टम को देखते आ रहे हैं, लगता है कि आकिब जावेद साहब अभी तक इतना असर और रसूख रखते हैं कि वही टीम सेलेक्ट करते हैं? राना साहब अच्छा शायद जो है वो दोबारा से ट्राई करें जी, राना साहब को कॉल जो है वो कट होगी। तो अहमद सईद साहब आपका ये कहना है कि आकिब जावेद साहब अभी तक, लेकिन इरफान ज़हीर साहब कहते हैं कि जनाब मेरा रोज़ का काम है पीसीबी आना जाना, मेरे ज़रा ये कहते हैं कि माइक हैसन साहब को फुल इख्तियार है कि वो टीम बनाते हैं और वो अपनी मर्जी की टीम बना रहे हैं, और अभी तक तो यही चल रहा है। अच्छा अब आपने अब्बास अफरीदी की बात करते हैं, अगर इरफान ज़हीर साहब के सोर्सेज यकीनन मेरे से ज़्यादा पुख्ता हैं, उनका तजर्बा मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा है बल्कि, बिल्कुल बिल्कुल, और यकीनन उन्हीं की बात को हम दुरुस्त मानेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर माइक हैसन ये टीम बनाते हैं तो फिर तो माइक हैसन को रखने वालों के ऊपर बहुत सारे सवालात जो है वो पैदा होते हैं कि किस तरह की टीम। वो आप बहुत मशहूर जुमला पाकिस्तान में चल रहा था कि ये क्या उठा लाए हो, तो मुझे तो इस तरह की चीज़ें जो है वो याद आती हैं। भाई आपने अगर श्रीलंका के कंडीशन के मुताबिक टीम बनानी है और आपने मतलब ये जो साइम अयूब टाइप लड़के आपने टीम में रखे हुए हैं, ये जो आपने इतने सारे ऑलराउंडर्स की फहरिस्त आपने एक रखी हुई है, यानी 11 में से 8 जो है वो आपके ऑलराउंडर होते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल ऑलराउंडर है। फ़हीम अशरफ के बारे में तो इरफान ज़हीर साहब हम तो खैर ये नहीं वो कर सकते, इतनी हमारे अंदर तो हिम्मत नहीं है कि हम यहाँ बैठ के वो कह दें। माइक हैसन साहब तो आकर कहते हैं कि ये लड़के मेरे मैच विनर हैं, ये लड़के मुझे मैच जितवाएंगे। तो फिर किस किस्म का कोच पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रख लिया है, किस किस्म की मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले आया है? माइक हैसन साहब तो कहते थे कि लड़कों को जो है वो इरफान ज़हीर साहब नहीं बल्कि खुद उनसे सवाल पूछा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उसका जवाब आया था कि जी बॉलर के हाथ से निकलता हुआ बॉल देखने की जरूरत नहीं है, ऑफ द पिच आप बॉल उठाएं। तो फिर माइक हैसन ने अगर टीम बनानी है तो फिर आपको शिकवे किस बात के हैं? तो फिर तो आपको कनात कर लेना चाहिए ना, और फिर आपको ये समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस कोच को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ जाएगा टीम मैं बनाता हूं, जिस कोच को, जिस कप्तान को मीडिया के सामने बैठ के इस बात की दलील देनी पड़े कि हाँ मैं ही ये टीम बना रहा हूं, मैं ये समझता हूं कि वो एक कमजोर कप्तान है, वो एक कमजोर कोच है जिसको आकर अपने आप को डिफेंड करना पड़ रहा है, अपनी पॉलिसीज को आके जो है वो इस तरह से कि जी मैं ही बना रहा हूं टीम, मैं मेरे अलावा कोई भी यहां पर जो है वो इतना एम्पावर्ड नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रिवायत को नई नहीं है। आपको ये पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस वक्त जो रिजीम चल रहा है वो 2 फ्रेंचाइजीज हैं, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, उनके लड़कों को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि माइक हैसन के बैक एंड के ऊपर जो स्टाफ बैठा हुआ है उसका ताल्लुक जो है वो इन फ्रेंचाइज के साथ है। आप ये बात तो अक्सर करते हैं कि माइक हैसन पाकिस्तानी टीम के कोच हैं तो उनको फ्रेंचाइज में नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सिलेक्शन कमेटी के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो पीएसएल में इन्वॉल्व हैं और पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी में हैं, उनके ऊपर कौन बात करेगा? क्या उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता इन फैसलों के अंदर? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता। और माइक हैसन अगर अपने फैसलों में इतना ही मजबूत होता, इतना ही वो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती, तो उन्हें आए रोज आके अपने आप को जस्टिफाई ना करना पड़ता मीडिया के ऊपर कि मैं ही टीम बना रहा हूं। तो फिर सवालिया निशान तो फिर इरफान भाई है ना कि अगर वो टीम बना रहे हैं तो फिर तो ये सोचना पड़ेगा, एक दफ़ा दोबारा से सोचना पड़ेगा कि वो आखिर क्या टीम बना रहे हैं, ऑन व्हाट बेसिस, जो कि स्टैट्स पे चलते हैं, फिर वो स्टैट लेकिन मैं उसको एक और तरह क्लियर कर देता हूँ। मैं उसकी आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि टीम वो कैसे सेलेक्ट करें। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड को अगर देखते हैं तो आपको नजर आएगा कि वो सारी की सारी बेस करती है ऑलराउंडर पे, और आपकी जो ये टीम है इसके अंदर भी एट अ टाइम आप 6-7 ऑलराउंडर खेलना शुरू हो गए। ये स्पेशलिस्ट को फेवर नहीं करते। माइक हैसन न्यूजीलैंड की टीम के अंदर भी इनका माइंडसेट यही था, आईपीएल में गए उधर भी यही था, इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी 3-4 साल से आप देख रहे हैं यही माइंडसेट है, और यही वो कंटिन्यूटी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान टीम के अंदर भी कि वो स्पेशलिस्ट पे बिलीव नहीं करते, वो ऑलराउंडर पे करते। और आप ये देख लें कि आपकी टीम के अंदर एट अ टाइम 6-7 लड़के ऑलराउंडर खेल रहे हैं, तो ये आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ उनकी अप्रोच को, जो मैं आपको बात कर रहा हूँ कि ये टीम वही सेलेक्ट करते हैं, ये उसको सेकंड करती है बात, उसको रेटिफाई करती है। तो ये अब अगेन इस पर जरूर डिबेट की जा सकती है और करते आ रहे हैं और करते रहेंगे कि ये क्या डिसीजन ठीक है या नहीं।
क्योंकि हमें क्या लगता है कहीं ना कहीं आप एक या दो ऑलराउंडर नहीं जा सकते वो भी ऑलराउंडर है इस क्वालिटी का, जैसे बेन स्टोक है, हार्दिक पांड्या है या जैक कर्लिस इस कैलिबर के होंगे तो फिर अब्दुल रज़ाक जैसे होते थे, फिर तो आपकी समझ आती है। बट अगर आपको यही नहीं पता कि अगर वो बॉलिंग कर सकता है या नहीं, बैटिंग कर सकता है कि नहीं, तो फिर आपको एक, अब देखे ना, लेट्स सपोज आपके माइंड के अंदर है कि फहीम अशरफ उस नंबर पे आके बैटिंग बड़ी अच्छी करता है, तो क्या एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन नहीं फिर होना चाहिए जो पावर हिटर भी हो, चाहे वो नियाजी हो, चाहे अब्दुल समद हो या कोई भी एक्सवाइजी हो। या आपको लगता है कि उससे हमने 2-3 ओवर लेने हैं, तो फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास अब्बास अफरीदी होना चाहिए जो कंफर्म अच्छे ओवर करेगा, ठीक है, फिर आप उसको गेज करेंगे या वसीम जूनियर पे बैंक करना, आपने एक्सवाइजी पे करना है या अहमद दानियाल पे करना है। तो पॉइंट ये है कि आपको क्लैरिटी चाहिए, और बट अनफॉर्चुनेटली माइक हेसन का जो माइंडसेट है, जो अप्रोच है, वो बड़ी क्लियर है। वो क्लियर उनका एक सर्टन माइंडसेट है कि मैंने ऑलराउंडर पे जाना है, इस पे बेस करना है। और कहीं ना कहीं मैं बताऊं, ये जो माइंडसेट है ना, इंग्लैंड का भी इसी तरह का ही है, और ये बैटिंग कंडीशन के ऊपर तो ये काम कर जाता है। जैसे ही जरा ट्रिकी कंडीशन आती है उधर ऑलराउंडर जो है वो फंस जाते हैं। तो आप ये देखें कि आपने जितनी भी सक्सेस देखी है पिछले साल के अंदर, वो पाकिस्तान की कंडीशन के ऊपर आप 200 भी बना रहे हैं, जीत भी रहे हैं। बांग्लादेश जाके आप ट्रैप हुए, आप हार गए, आपने कहा जी ये कैसी पिचेस दे दे। वो खुदा के बंदो, आपको ओपोजिशन जब अपने घर में बुलाएगी तो आपकी मर्जी की पिचेस थोड़ी देगी। बिल्कुल वेस्ट इंडीज के साथ आपने T20 खेला, आप बड़ी मुश्किल से जीते जाके। तो जैसे ही आप अमेरिका से ट्रैवल करके वेस्ट इंडीज गए, वेस्ट इंडीज ने भी आपको ट्रैप किया, आप ओडीआई की सीरीज हार गए। फिर आपने यही बात की, ये पिचेस बड़ी मुख्तलिफ बन गई है, ये बड़ी मुश्किल पिचेस थी। तो ये तो उनका माइंडसेट, उनकी अप्रोच ही बड़ी वियर्ड है। मेरा तो इससे बड़ा शदीद इख्तिलाफ है कि कोच आके जस्टिफिकेशन अपने प्लेयरों की बात करने की बजाय, अपनी सेक्शन पे करने की बजाय, वो या कंडीशन पे डाल देता है या पिच पे डाल देता है। जो अहमद सही से बात कर रहे थे, ये मैंने एशिया कप के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल किया था कि कौन सी कोचिंग ये चल रही है कि आपका एक प्लेयर भी बॉलर को हाथ से रीड नहीं करता। एशिया कप के अंदर हम हारे इसी वजह से है कि आपके किसी भी बैटर को स्पिनर की बॉल हाथ से रीड करनी नहीं आई। ये हिस्ट्री में पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी, आप जो भी लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि क्लब का बच्चा भी होता है ना, उसको भी हाथ से रीड करना आती है बॉल। ये पाकिस्तान की जो करंट टीम खेल रही है, इसमें एक प्लेयर भी आपके पास ऐसा नहीं है। सिर्फ आप ये साउथ स्टील की बात कर ले या आप किसी हद तक कर ले इमामुल हक की, ये थोड़ा बहुत हाथ से रीड करते हैं। बाकी आपका चाहे बाबर है, चाहे रिजवान है, चाहे आगाब अच्छा करता था, बट एशिया कप में इसमें भी बहुत स्ट्रगल किया। इससे भी हसन रंगा की बॉल और इंडियन बॉलर की हमने देखा कि अक्सर ये मिस रीड कर रहा था। तो जब कोच ये कह रहा है कि हाथ से रीड करने की जरूरत नहीं है, सरफेस से रीड करना है, तो बस फिर सवालिया निशान तो है ना, फिर सवाल तो उठेंगे इरफान भाई कोचिंग पर भी और ये सारी सूरत हाल पर। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बांग्लादेश वाले मामले को डिस्कस करते हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश कह रहा है कि हम अपने उस स्टांस पर कायम है, हम जो है इंडिया जाकर नहीं खेलेंगे। लेकिन इंडिया की जानिब से या ICC की जानिब से कह लें कि 2-3 और वेन्यूज़ के बारे में, लेकिन वो हैं इंडिया में ही, कहा गया कि इनको आप कंसिडर कर लें। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट के हवाले से, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जिस तरह से बात की कि बांग्लादेश जो है वो अपने स्टांस पर कायम है कि हम भारत जाकर नहीं खेलेंगे, लेकिन सूरत हाल जो है वो अब मज़ीद इसको क्लैरिटी की ज़रूरत है। राना साहब, अगर ऐसा होता है कि बांग्लादेश अपने उसी स्टांस पर कायम रहता है, क्या लगता है आपको ICC को ये मानना पड़ेगा या फिर हल्का बोर्ड देख के उनको किसी तरीके से मनाने की कोशिश कर ली जाएगी, कोई आगे थ्रेट दे के कि जनाब आगे आपको मैचेस कम मिलेंगे, फंड्स कम मिलेंगे, व्हाट्सएवर? तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी आपको समझ में आ रही? शाहनवाज राना साहब से जरा दोबारा रब्ता करें जी। इरफान भाई, आपका क्या ख्याल है, इतने अरसे से आप स्पोर्ट्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देखें जो मौक़िफ़ आया ICC की जानिब से बज़रिया भारतीय मीडिया, उन्होंने कहा कि जनाब मैचेस के लिए चेन्नई और ये कोई और 1-2 वेन्यूज़ हैं, इसके ऑप्शंस मौजूद हैं, तो आप ना खेलें वहाँ पर जहाँ पर आपको ज़्यादा मसले मसाइल हैं, थ्रेट्स का इशू है, तो दीगर वेन्यूज़ पे खेलें, लेकिन होंगे इंडिया में ही। तो देखिए, उन्होंने 3 बातें, बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बातें बताई। उन्होंने एक कहा कि जी ICC रिफ्यूज कर रहा है, और उन्होंने कहा कि जी मुस्तफिजुर रहमान जो है अगर ये आएगा तो उससे सिक्योरिटी थ्रेट बनेगा, इससे बड़ा जोक कोई हो नहीं सकता। एक बात उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा कि ICC की तरफ से ये भी बात कहने में आ रही है, सुनने में, कि आप एक सर्टन वेन्यू कर देते हैं। तो जब उनको एक कंट्री से मसला है तो ऐसा आपकी फिर स्टेट की रिट किधर है?
अगर आप अपने कंट्री के अंदर किसी स्पेसिफिक जगह पे अगर आप उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब तो आप अपनी बात को खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि आपके पास सिक्योरिटी के इश्यूज है और आप एक जगह से दूसरी जगह मैचेस को शिफ्ट कर रहे हैं। और वही सिक्योरिटी कंसर्न है जो पाकिस्तान को है या इंडिया को हमारे अगेंस्ट थे, तो बांग्लादेश के पास भी तो वही राइट है ना। प्रेसिडेंट तो आपने खुद सेट किया, प्रेसिडेंट तो इंडिया ने सेट किया कि जी हमें पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज है, हमने नहीं आना। हमने फिर लाइकवाइज वही इम्प्लीमेंट करवाया। अब बांग्लादेश तो अपने पार्ट पे ये सोच रहा होगा कि जी इंडिया और पाकिस्तान बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, इनकी बात मानी जाती है, हम कंपैरेटिवली उतनी बड़ी नेशन नहीं है, तो हमें ये साइडलाइन कर रहे हैं। तीसरी बात मैंने ये भी सुनने में आई कि उन्होंने कहा कि हम ये जो बांग्लादेशी फैंस होंगे ये एक लिमिट में रहेंगे, ये कुछ झंडे शंडे या इस तरह के वो अपनी किट शर्ट या प्लेयरों की नहीं पहन सकते, तो इससे बड़ा भी कोई जोक नहीं हो सकता। तो ये तो तीनों जो बातें अभी कही, अभी खैर आईसीसी की तरफ से कोई प्रेस रिलीज तो इस पे नहीं आई, कोई रिटर्न चीज नहीं आई। दूसरा ये भी बांग्लादेश की बड़ा क्लियर मौकफ आया सामने, उन्होंने कहा कि हमें इंडिया के अलावा चाहे आप यूएई में मैचेस खिला लें, श्रीलंका में खिलवा लें या इवन पाकिस्तान में भी अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं आपको लगता है, तो हम तीनों वेन्यू पे खेलने को तैयार है। तो जो बड़ी फेयर बात कर रहे हैं वो, और ऑलरेडी आपके पास जो श्रीलंका है वो को होस्ट के तौर पे है, आपके मैचेस हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इसको आईसीसी को ना का मसला नहीं बनाना चाहिए ये। अदरवाइज तो ये जो एक बॉडी है आईसीसी, ये क्रिकेटिंग बॉडी है जिसका सेकंड नेम बीसीसीआई को समहाउ कहा जाता है कि सेकंड पार्ट ऑफ आईसीसी, तो आप तो खुद उस पर स्टैम्प कर रहे हैं। तो ये अब आईसीसी को बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा कि किसी तरह इस टैग को, जो एक नेपोटिज्म वाला जो टैग उनके साथ जुड़ा हुआ है कि हर तरह वो बेंड होते हैं इंडिया की तरफ, और इंडियन जो बुरी तरह एक्सपोज होते चले जा रहे हैं दुनिया के हर फोरम के ऊपर। जिस तरह उन्होंने एक तमाशा बना छोड़ा क्रिकेट का, खेल का, और हमेशा हम बात करते हैं कि स्पोर्ट्स को हमेशा साइडलाइन रखना चाहिए पॉलिटिक्स से, बट उन्होंने एक ऐसी रविश कायम की जिसका नुकसान हम देख रहे हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। और उनकी खाम ख्याली क्या है? खाम ख्याली उनकी ये है कि हम 2036 का जो है ओलंपिक्स भी होस्ट करेंगे, और ओलंपिक्स के अंदर तो 1% भी आप इस तरह की रेसिज्म, सिक्योरिटी ऐसे मसाइल को नहीं लेके आ सकते, और उनकी बिडिंग होनी है। तो जब पाकिस्तान उसको अपोज करेगा, बांग्लादेश अपोज करेगा, और मैं आपसे आज की डेट आप नोट कीजिएगा, मैंने ये चैंपियन ट्रॉफी में बात की थी कि पाकिस्तान जिस तरह हाइब्रिड मॉडल पे जा रहा है, कल को 2-4 कंट्रीज और आएंगे। अब प्रॉब्लम क्या आएगा इंडिया को, मैं आपको ये श्योरिटी से कह रहा हूँ कि इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ये गोरे जो है, ये सीना कंट्रीज, ये किसको बेयर नहीं करेंगे। वो कहेंगे सिक्योरिटी का मसला आ गया इंडिया का, पाकिस्तान का, हमें क्या प्रॉब्लम है। ये उन्होंने बाद में की बात जब चैंपियन ट्रॉफी हुई, उन्होंने कहा हमें कभी बैग उठा के पाकिस्तान से ट्रैवल करना पड़ता है, कभी हमें दुबई करना पड़ता है, इंडिया एक वेन्यू पे आराम से बैठा है और वो चैंपियन मान गया, हमें क्या प्रॉब्लम है। अब भी वो एलिगेशन लगाएंगे, ये बात करेंगे कि पाकिस्तान एक वेन्यू पे बैठा है, हमें ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो पॉइंट ये लॉजिक से बियॉन्ड चीजें हैं, रैशनलिज्म से बियॉन्ड चीजें हैं। आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ेगा, अपनी एंटिटी बतानी पड़ेगी कि उसकी सेंटिसिटी क्या है। अगर नहीं करेंगे ये, तो फिर एक गली मोहल्ले का क्लब मिल जाएगा, जैसे बच्चे खेलते हैं, मेरा गेंद बैट है जी, मैं पैसे देता हूँ, मैं नहीं मानता। तो इससे बाहर आना पड़ेगा। नहीं आएंगे तो नुकसान क्रिकेट का होगा, आपके प्लेयर्स का होगा, और ये आज आप हक की तरफ नहीं खड़े होंगे तो इवेंचुअली सारी स्ट्रगल करेंगे। और ये करना शुरू हो गया, बांग्लादेश ने करी शो की है, कल को श्रीलंका करेगा, कोई XYZ और कंट्री आएगा, और जो इक्वालिटी की बात की जाती है स्पोर्ट्स के अंदर, वो डेंट होगी। जी अहमद सईद साहब, क्या लगता है देखें इसमें एक और अपडेट भी जो है ना वो भी शामिल कर लें इसके अंदर, इस पर भी अगर इरफान सईद साहब को कमेंट कर दें। जो अली खान है यूएसए के प्लेयर, उनका वीज़ा भी जो है वो डिनाई किया गया है, और इसको बहुत मोतबर मीडिया आउटलेट्स हैं जो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनका जो वीज़ा है वर्ल्ड कप के लिए उसको देने से इनकार कर दिया गया है, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तानी हेरिटेज ताल्लुक रखते हैं। तो एक तरफ जो है वो आप इंक्लूसिविटी की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप ओलंपिक्स में जाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो तरह तरह के इवेंट्स अपने मुल्क में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप जो है वो इस तरह की रुकावटें पैदा कर रहे हैं। और ये बिल्कुल ठीक है, उन्हें बात कर दी कि भाई जिस मुस्तफिजुर रहमान की वजह से आपको पहले मसला था, अब वो बांग्लादेश की टीम के साथ अगर खेलने आएगा तो आप उसके लिए कोई दरमियान का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, तो आपने थूके के ऊपर चाटने वाली बात है। तो ये किस किस्म की बचगाना हरकतें हैं जो बीसीसीआई की जानिब से की जा रही हैं। और मुझे ये लगता है कि अब जो थ्रेशोल्ड चला गया है ना जिस लेवल के ऊपर, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी कभी अब इस बात के ऊपर शायद नहीं मानेगा कि वो इंडिया जाकर क्रिकेट खेले, क्योंकि जाहिर है कि एक चीज़ के ऊपर जो है वो एक नैरेटिव बिल्ड होता है, फिर जब उस नैरेटिव के अगेंस्ट आप जाकर काम करते हैं तो फिर लोग आपके ऊपर ही बात करते हैं। और बांग्लादेश का बोर्ड इस चीज़ को अब जिस थ्रेशोल्ड के ऊपर ले गया है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से स्टेप बैक करेंगे। इसको अल्टीमेटली उन्हें कहीं ना कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए मोस्ट लाइकली जो है वो श्रीलंका के वेन्यूज़ को इस्तेमाल किया जाएगा बांग्लादेश के लिए अभी।
और इससे जो रिवायत कायम होगी वो जिसकी भी निशानदेही बिल्कुल ठीक कर दी इरफान भाई ने कि अब बहुत सारी टीमें इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करेंगी। एशेज के दौरान जब एशेज सीरीज हो रही थी तो हम यहाँ बैठकर बात कर रहे थे कि इन दोनों बड़े बोर्ड को जरा इससे फारिग हो रहे थे, उसके बाद आपको इस तरह की चीजें जो है वो सुनने को मिलेंगी कि ये जो, और इवेंचुअली क्या होगा, इवेंचुअली ये होगा कि इंडिया के अंदर ये वाला टूर्नामेंट अगर इस तरह से होता है कि 4 टीमें वहां खेल रही हैं, 4 टीमें वहां खेल रही हैं, आधा इवेंट वहां हो रहा है, आधा वहां हो रहा है, और हर टीम को आपने ये जो शिकायत आ रही है यूएसए की टीम की जानिब से, नेदरलैंड्स की टीम की जानिब से, इटली की जानिब से, कनाडा की जानिब से कि पाकिस्तानी जो हेरिटेज वाले, पाकिस्तानी डिसेंट वाले जो प्लेयर्स हैं उनके वीज़ा के मसाइल आ रहे हैं, तो इससे जो इमेज डेवलप होगा, मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में इंडिया के पास जो ऑलरेडी इवेंट्स हैं वो भी करवाना इनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। ये तो इनकी खाम ख्याली है कि ये जो ओलंपिक्स होस्ट करनी है उसकी भी बिड मेरा ख्याल है कि इस साल शायद होनी है। तो ये जो प्रेसिडेंट उन्होंने सेट किया है पिछले 2-3 सालों में, अब ये उसका फल काटने का टाइम है। और इसका जो सारा इल्जाम है, सारा जो कसूर है वो सिर्फ और सिर्फ बीसीसीआई के ऊपर है, उनके अपने बोर्ड के ऊपर है। अब तो उनके अपने अंदर से बातें आना शुरू हो गई हैं, उनके यहाँ के पॉलिटिशियन, उनके यहाँ के साबिक क्रिकेटर्स, उनके यहाँ के साबिक स्पोर्ट्समैन जो हैं वो मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस माइंडसेट को बहुत जल्द बदलने की ज़रूरत है, वरना जो सो कॉल तरक्की हुई है इंडिया के अंदर, जो सो कॉल इंक्लूसिविटी की वो बातें कर रहे हैं, वो सारे नारे दुनिया के सामने आ जाएंगे। ये खोखली जमहूरियत है, ये खोखले लोग हैं, और इनको जो है वो जो इनकी मैनेजरियल स्किल्स हैं वो भी हमने देख ली थी, जो कॉमनवेल्थ गेम्स यहाँ पर होती हैं और इस तरह के और बहुत सारे इवेंट्स। बांग्लादेश की बात हो रही है तो यहाँ बांग्लादेश के ही शायकीन को इनके शायकीन ने पकड़ के मारा भी था क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, याद होगा आपको। बिल्कुल ऐसी है। इस तरह का भी एक इंसिडेंट जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप में हुआ था। तो ये इनकी खाम ख्याली है कि ये आने वाले दिनों में मजीद इंटरनेशनल इवेंट्स लेंगे। इनके पास जो इवेंट्स ऑलरेडी हैं, मुझे तो उनका इनेकाद भी इंडिया में खतरे में नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए बिग बैश के वाले से। ये एक दो रोज़ पहले अहमद सईद साहब बड़ा हैरानकुन वाक़या पेश आया है। इससे पहले अगर हुआ है तो आप दोनों मुझे बता दीजिएगा। ये जो रिजवान के साथ किया है कि रिजवान जनाब 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे, कप्तान आए, उन्होंने इशारा किया कि जनाब आप बाहर आ जाएं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्लो खेल रहे हैं, हमने 170 जो है वो चेज़ करना है। तो इससे पहले ऐसा कोई वाकया हुआ है? वैसे 23 पे 26 कोई वैसे बुरा नहीं था। T10 क्रिकेट में तो इस तरह के वाकयात आए दिन होते हैं कि प्लेयर्स को जो है वो बुला लिया जाता है जब वो ज़्यादा बॉलें वेस्ट कर ले। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये है कि ये जो ज़ाहिर है हमारे यहाँ इसकी खास एंगलिंग की जाती है, और पाकिस्तान इंडिया में जिस तरह से मीडिया पे चीज़ों की एंगलिंग करने की आदत है हमें। देखिए, मोहम्मद रिजवान को निकाला, टीम को फ़ायदा हुआ, इसका जवाब है नहीं। मोहम्मद रिजवान 22 गेंदें खेल चुके थे, अगर वो ही कंटिन्यू करते तो हो सकता था कि उनकी टीम जो है वो 200 रन तक पहुंच जाती। लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पर जो प्लेयर आए हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब नहीं हुए हैं। इसमें एक बात यह है कि मोहम्मद रिजवान का आगाज़ जो है वो बीबीएल में बतौर ओपनर हुआ था। मैं मानता हूँ इस बात को, उनका स्ट्राइक रेट कम है, उनका मतलब मॉडर्न डे, हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं पहले पाकिस्तान की टीम को डिस्कस करते हुए भी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस अंदाज से यहाँ पर चीज़ें एग्जीक्यूट की गई हैं, ये को बहुत अच्छी रिवायत कायम नहीं की गई है बीबीएल के जानिब से, खास तौर पर उस वक्त। अब यहाँ पर एक और सवाल है जिस पर मैं चाहूंगा कि आप दोनों हजरात जो है तबसरा करें। यहाँ पर कोई भी ऐसा प्लेयर जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से होता, वो अगर वहां खड़ा होता तो क्या वो उसको बाहर बुलाते? बिल्कुल। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बीबीएल के लिए एज ब्रांड को बहुत अच्छी रिवायत कायम नहीं हुई। इसको छोड़ देंगे, परफॉर्मेंस क्या आ रही है, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी नहीं आ रही, लेकिन मैच के मुताबिक, उस वक्त सूरत हाल के मुताबिक भी यही बनता था कि रिजवान खेलें, और बीबीएल के लिए भी एज अ ब्रांड को बहुत अच्छी एडवर्ट कायम नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है। इस पर इरफान भाई का भी मौक़िफ़ लेंगे, मुझे कम है ये कहा जा रहा है, तो क्लोजिंग करते हैं। कल के शो में इसको फर्दर भी डिस्कस करते हैं जी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।